Hello everyone, this is me Rajiv Raj, your biology faculty at Angstrom classes. Today we are going to start the second class of nutrition. पहले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अवेलेबल है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट जो अपने लोग डिस्कस कर रहे थे वो था ये टॉपिक, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारी चीजें पिछले वाले टॉपिक में था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ लिए हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स पढ़ लिए। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट वी आर डिलीवरिंग टुडे, विच इज क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या है ये फोटोसिंथेसिस? सिंपल है, दो वर्ड से मिलके बना है अपना फोटोसिंथेसिस। देखो, एक वर्ड जो है वो है अपना फोटो और दूसरा वर्ड है उसमें क्या? सिंथेसिस। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट एंड सिंथेसिस स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन, यानी कि लाइट का प्रिपरेशन नहीं, लाइट के प्रेजेंस में प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? लाइट के प्रेजेंस में प्रिपरेशन ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज दिस इज ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, तो अपने लोगों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फूड तो बिरयानी भी है, फूड तो हम लोग जो घर पे खाना खाते हैं वो भी है, तो क्या उस फूड के बारे में बात हो रही है? आंसर इज नो। फूड जिस फॉर्म ऑफ फूड के बारे में बात हो रही है वो फॉर्म ऑफ फूड ग्लूकोज है। प्लांट्स, कोई भी प्लांट हो, अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज केमो फोटो ऑटोट्रोपिज्म और फोटो ऑटोट्रोपिज्म, तो ये दोनों में से जो भी तरीका है इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है फूड, और वो जिस फॉर्म में होगा वो फॉर्म है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का जो है वो फॉर्मेशन होता है किसके प्रेजेंस में? तो लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अपने लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चार चीजें कौन कौन से हैं? वो चार चीजों में से एक चीज है CO2, दूसरा चीज है H2O, तीसरा चीज है क्लोरोफिल, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और चौथा चीज है विच इज गोइंग टू बी सनलाइट। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों को कहा जाता है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और इन दोनों को कहा जाता है कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस में वी हैव क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और इन चारों को ऐसे साथ में कहा जाता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, वी हैव 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, इनको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, रॉ मटेरियल एंड कंडीशंस। ठीक है, ये अपना एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपको दिमाग में ऐसे फिट कर लेना है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे नहीं याद करेंगे एज इट इज बैलेंस फॉर्म में। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight by chlorophyll forms a compound which is glucose, C6H12O6, O2, 6O2 and 6H2O। ये आपको ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना है कि photosynthesis is nothing but a process in which carbon dioxide and water is used in the presence of sunlight and chlorophyll to ensure the production of what? Glucose। ठीक है, तो ग्लूकोज अपना मेन प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू विल हैव टू आंसर ग्लूकोज। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग को आंसर करना है ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखो तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो अपने लोगों ने पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। कौन है ऑटोट्रॉप? तो हम लोग जिसको समझते हैं ऑटोट्रॉप वो होता है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब अगर आप प्लांट्स को देखो एक्चुअली तो प्लांट्स में मेजॉरिटी हिस्सा जो उसका ग्रीन है या मेजर चंक जो उसका ग्रीन है दैट इज गोइंग टू बी लीव्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लीफ में बड़ा हिस्सा ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, मेजर चंक ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स में होता है। बट लीव्स के अलावा भी कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे आप लोग सेपल्स नाम सुने होंगे, जैसे पेटल्स पंखुड़ियों को बोलते हैं। गुलाब का फूल है उसमें जो ऊपर की तरफ जो पंखुड़ियां हैं
वो हो गया पेटल्स। उसके नीचे की तरफ छोटा छोटा पत्ते टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेपल्स। तो सेपल्स ग्रीन होता है तो वही फोटोसिंथेसिस करेगा। कोई स्टेम है, वो स्टेम मान लो ग्रीन कलर का है, वही फोटोसिंथेसिस करेगा। आप लोग कैक्टस को देखो, कैक्टस का जो लीफ होता है वो लीफ टर्न कर जाता है इनटू स्पाइन और एंड देयर स्टेम अपीयर्स टू बी ग्रीन एंड इफ द स्टेम इज ग्रीन तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कोई भी हो, वेदर इट इज लीफ, वेदर इट इज सेपल, वेदर इट इज स्टेम, कोई भी स्ट्रक्चर अगर ग्रीन हो, जैसे ग्रीन चिली आप लोग देखो, हरा मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं, वो इंटायर ग्रीन है, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस होगा। कुछ भी स्ट्रक्चर हो अगर वो प्लांट में है और ग्रीन कलर का है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में नहीं होता है, लीव्स में होता है, यंग स्टेम में होता है, सेपल्स में होता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ग्रीन कलर के होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, अब चूंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में वो होता है कहां पे? तो लीफ में। इस वजह से लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है। फूड कहां बनता है? हम लोग के घर में, तो किचन में बनता है। वैसे ही प्लांट में फूड कहां बन रहा है? तो लीव्स में बन रहा है। तो लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। बट आपको यहां पे कैच है, ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेसिस सॉरी किचन ऑफ प्लांट कौन है, तो यू विल हैव टू आंसर कि किचन ऑफ प्लांट जो है वो है अपना लीव्स। ठीक है, लीव्स को कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट। लेकिन अगर कोई पूछे किचन ऑफ प्लांट सेल कौन है, तो प्लांट सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे खाना बन रहा है, तो ये डायग्राम है एक स्ट्रक्चर का जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसको कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो प्लांट्स ग्रीन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स ग्रीन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है सर? तो अगर आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ा होगा तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट है उन सारे ग्रीन पार्ट में ये प्रेजेंट होगा और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बताते हैं आप लोगों को। देखो ये एक डबल मेम्ब्रेन, अभी कुछ देर पहले हम बोले डबल मेम्ब्रेन मतलब दिस इज गोइंग टू बी द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अंदर जाओगे तो ये जो हिस्सा आप व्हाइट अपीयरेंस में देख रहे हो ये एक लिक्विड पार्ट है इसका, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, देन वी हैव दीज स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर और स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको अपने लोग कहते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को सिंगल सिंगल को कहा जाता है थाइलाकोइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड्स। कहां लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं। इसको कहा जाता है थाइलाकोइड। एक एक इस स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड कहा जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऐसे कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इस पूरे स्ट्रक्चर के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। ये ध्यान रखना, अभी कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रैनम कहा जाता है इसको, और ग्रैनम एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल जो होता है वो प्लूरल होता है ग्रैना। ठीक है, और क्या है सर इसमें? और कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसको एक ग्रैना के सिस्टम को दूसरे ग्रैना के सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक वी हैव स्ट्रोमा लैमेली। दिस स्ट्रक्चर आप इसको लैमेली भी बोल सकते हैं और स्ट्रोमा लैमेली भी बोल सकते हैं। और कुछ है नहीं, यही है आपका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। ये स्ट्रक्चर अपने लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा और ये स्ट्रक्चर 10th में भी इंपॉर्टेंट है। रीजन इज बीइंग कि फोटोसिंथेसिस जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग टू अकर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, फूड बनता है, फूड यहां बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या? किचन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अपने लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि प्लांट्स को 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी चीजें हैं? रिकैप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब अपने लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सारी चीजें प्लांट्स को मिलता कैसे है। तो सनलाइट तो सिंपल है कि भैया सनलाइट के लिए वी हैव सन, तो सन का जो लाइट आ रहा है वो लाइट डायरेक्टली प्लांट्स पे आता है और प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। बट यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट में पूरा मतलब
वेराइटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट आता है वहां से, उसमें जो काम का है मतलब जिससे फूड बनेगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है 400 to 700 nm. nm stands for nanometer and 1 nanometer is 10 to the power -9 मीटर. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यही वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट से फोटोसिंथेसिस होगा. इट मींस क्या कि अगर सनलाइट में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ 400 से कम है या 700 से ज्यादा है, वो सनलाइट का जो रेज है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, दैट इज नॉट ऑप्टिमम और रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दिस रेंज ऑफ लाइट 400 to 700. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा विबग्योर, वायलेट इंडिगो, वो वाला. तो ये इसी रेंज में आता है. तो ये आपको सनलाइट हो गया. क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है. तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में. इस स्ट्रक्चर में कहाँ क्लोरोफिल है? इस स्ट्रक्चर में तो हम लोग कहीं क्लोरोफिल देखे नहीं. देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो थाइलाकोइड, जब आप इसके अंदर डीप डाइव करोगे तब आपको मिलेगा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल. क्लोरोफिल 5 तरह का होता है, ए बी सी डी एंड ई. जो काम का है वो क्लोरोफिल ए है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है क्लोरोफिल बी. ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है. तो क्लोरोफिल थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है. ऐसे ऑर्डर में पूछो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है. प्लांट्स के अंदर कहाँ? ग्रीन पार्ट्स के अंदर कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. वैसे बीच में एक और स्ट्रक्चर आता है मेसोफिल, बट उसको असाइड करते हैं. प्लांट्स के अंदर ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट है? तो मोस्टली ग्रीन कलर का पिगमेंट है. ऑल्दो उसमें कुछ और भी कलर प्रेजेंट रहता है, बट आप लोग उसको ग्रीन कलर ही समझो. ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट कहां से मिल रहा है? सन से मिल रहा है. किस वेवलेंथ ऑफ लाइट से फोटोसिंथेसिस होना है? दैट इज 400 to 700. याद रखना, 400 to 700. ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ है? तो क्लोरोफिल बता दिया मैंने, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर. ठीक, अब बाकी दो स्ट्रक्चर बच गए कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है और प्लांट को CO2 कहाँ से मिलता है. ठीक है, तो पहले CO2 को पढ़ते, बहुत आसान है. इसलिए CO2 के लिए प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहां पे लीव्स पे पर्टिकुलरली स्टोमाटा प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेट अस अज्यूम कि वेट मान लो ये है अपना लीफ. ठीक है, कोई पूछे कि इस पे कौन से पोर्शन पे स्टोमाटा होता है, अपर पोर्शन पे या लोअर पोर्शन पे. इसको एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, आप लोग को आंसर करना है कि या तो अपर और लोअर दोनों पे होगा और या तो सिर्फ लोअर पे होगा. ठीक है, या तो ऊपर और या तो नीचे दोनों पे होगा और या तो सिर्फ कहाँ होगा? नीचे होगा. ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्टोमाटा होता है. ठीक है, तो स्टोमाटा जहां भी है उस स्टोमाटा, ये स्टोमाटा का डायग्राम है, इसी स्टोमाटा की मदद से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है. ठीक है, और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है. ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहां से मिल रहा है? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है. एटमॉस्फेयर में आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में वी हैव 0.03% to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है थ्रू दीज पोर्स व्हिच आर नोन एज स्टोमाटा. स्टोमाटा एक प्लूरल वर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि स्टोमा सिंगुलर वर्ड है. ठीक है, स्टोमा का प्लूरल वर्जन जो होता है दैट प्लूरल वर्जन इज स्टोमाटा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आ जाओ, ये तो क्लियर हो गया कि हाउ डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमाटा यूजिंग कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन अपने लोग केमिस्ट्री में पढ़े. एनी फ्लूइड which pass from higher concentration to lower concentration. Gas is also a fluid. Carbon dioxide is a gas which passes from higher concentration to what? Lower concentration through these pores. ठीक, ये अपना डन. अब आ जाओ कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है. ये बाद में इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके लिए हमको थोड़ा बोर्ड को ऐसे गंदा करना होगा. ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लिए. यहां ध्यान दो, ये है लीव्स, यहां पे हमको वाटर पहुंचाना है. ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जहां हो रहा है वो है प्राइमरली लीव्स के पोर्शन पे. ठीक है, तो लीव्स पे हमको वाटर पहुंचाना है. वाटर है कहां भाई? तो वाटर है सर यहाँ पे. यहां मतलब सॉइल में वाटर प्रेजेंट है.
इस सॉइल में जो वाटर है इस वाटर को पहुंचाना है लीव्स में। ध्यान रखिएगा कि सॉइल में जो वाटर होता है उस वाटर के लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड कैपिलरी वाटर। इट मींस व्हाट कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दीज कैपिलरी वाटर इनटू लीव्स, कैसे ऊपर जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहला प्रोसेस है ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में जो पानी होता है वो पानी अब्सॉर्ब होगा। अब्सॉर्ब कैसे होगा? तो रूट्स के पास प्रेजेंट रहता है रूट हेयर्स। क्या प्रेजेंट रहता है? रूट हेयर्स। ठीक है, उन रूट हेयर्स की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करता है। वो जो प्रोसेस है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट, उसके लिए अपने लोग एक टर्म देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक, अपने लोग क्या समझे अभी तक कि जो रूट्स में वाटर है वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा प्लांट और अब्सॉर्ब करके अपने पास रूट्स में रख लेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। आप लोगों ने 9th क्लास में ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, 2 तरह का होता है। अगर सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, और सेल के बाहर अगर वाटर या सॉल्वेंट जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल, रूट हेयर इज अ सेल, रूट हेयर में बाहर से अंदर की तरफ पानी आ रहा है, विच इज एंडोस्मोसिस। ठीक, अब यहाँ पे पानी आ गया, ये वाटर मान लो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये वाटर यहाँ तक पहुंच गया। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और ये प्रेशर लगा करके ये वाटर का मॉलिक्यूल हल्का सा ऊपर चला जाता है स्टेम में। ध्यान रखिएगा, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बस शिफ्टिंग होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर कौन लग रहा है? रूट नहीं लगा रहा है, रूट प्रेशर रूट में लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वही वाटर मॉलिक्यूल्स और रूट का जो इंटरनल वॉल है उस वॉल के बीच में एक प्रेशर काइंड ऑफ जनरेट हो रहा है which push the water to a little height in the stem। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर यहाँ ऊपर तक हल्का पहुंच गया। ठीक, नाउ व्हाट, नाउ कम्स द मेन हीरो ऑफ दिस पिक्चर विच इज ट्रांसपिरेशनल पुल। क्यों कह रहा हूं मैं इसको मेन हीरो? क्योंकि यही है जो सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा चीज समझना है। देखो होता क्या है कि कोई भी चीज मूव कहां से कहां करता है, तो अपने लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करता है पैसे को छोड़ करके। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे तो पानी आकर के जमा हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कौन से कॉन्सेंट्रेशन में? हाई कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक, अब कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ से वहां चला जाएगा। अब वो लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लीव्स पे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है सर? तो ये जिस प्रोसेस से हो रहा है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसपीरेशन इज व्हाट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मींस व्हाट, इस जमीन से ऊपर जो प्लांट का हिस्सा है उस हिस्से में से वाटर का निकलना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, चाहे वो लीव से निकले, स्टेम से निकले, वो वाटर के वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। और लीव्स जो है वो ट्रांसपीरेशन करता है, तो यहां से वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर की तरफ गया। ठीक, क्लियर है? अब क्या हुआ, यहां से अगर वाटर चला गया तो यहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया? लो प्रेशर। यहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट है? हाई प्रेशर। क्या होगा सर? सब लोग जान रहे हैं, मूवमेंट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज को कहा जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ये जो खींच करके ऊपर की तरफ चला गया है, ये वाटर को खींच करके ऐसा जो ऊपर की तरफ लेके गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो दीज आर द 3 प्रोसेसेस। नंबर 1, ये जो वाटर है ये वाटर अब्सॉर्ब कर लिया बाय द रूट हेयर विच इज एंडोस्मोसिस। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेज दिया, दिस इज रूट प्रेशर। एंड द थर्ड वन इज यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट था, उसकी वजह से ये पानी पुल होकर के चला गया लीव्स में, विच इज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो बाय द जॉइंट एफर्ट ऑफ endosmosis, root pressure and transpirational pull, the water which is present in the root is made available to the leaves। ठीक है, यही है अपना कि पानी कैसे पहुंचता है कहां पे? तो पानी कैसे पत्तों तक पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है? अगर यहां तक चीजें आपको समझ में आई
अगर मान लो कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखो, सिंपल सा चीज है, इंडोस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, इन तीनों की मदद से वाटर पहुंच गया। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर जब पढ़ोगे वहां पर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, वो जो 400 to 700 nm वाला बात है वो हम यहाँ लिखे हैं, देखो, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 400 to 700, ठीक है, 400 to 700 विबग्योर वाला लाइट। और इसके अलावा क्लोरोफिल के बारे में लिखा है, क्लोरोफिल इज अ मेनली ग्रीन कलर पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ग्रीन कलर टू द प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा एक और काम है, ये ट्रैप करता है और कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये क्या है अभी 1 मिनट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये डायग्राम देखो नीचे की तरफ, ये एक डायग्राम है जहां पे दिख रहा है ये जो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा यहाँ पे ओपन है और ये स्टोमाटा जो है यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो कैसे स्टोमाटा ओपन होता है, कैसे क्लोज्ड होता है, इसके लिए बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ ध्यान दो, देखो ये अपना स्टोमाटा है, उसके साइड में यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये है बीन शेप का, क्वेश्चन आता है ऐसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है गार्ड सेल। क्या बोलते हैं अपने लोग इसको, गार्ड सेल। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है गार्ड सेल, इसी की वजह से स्टोमाटा ओपन होता है या स्टोमाटा क्लोज होता है। क्वेश्चन है which particular structure is responsible for opening and closing of stomata, we'll have to answer गार्ड सेल्स। कैसे, तो सिंपल समझो, देखो गार्ड सेल्स में क्या होता है कि अगर वाटर एंटर किया, कहां से एंटर करेगा, इधर साइड से, साइड में जो सेल्स उनको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स में अगर साइड से वाटर एंटर किया तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है। जैसे ही स्वेल करता है तो बीच में एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे स्टोमाटा क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। अब इसी का ऑपोजिट कि जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल आएगा जिसकी वजह से गार्ड सेल पिचक जाएगा और फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा, तो वो जो पोर क्रिएट हुआ था वो पोर क्लोज हो जाएगा और स्टोमाटा अपना जो है वो बंद हो जाएगा, स्टोमा अपना जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे स्टोमाटा क्लोज होता है, ओपन होता है, when the water enter into the guard cell will swell and ultimately results into opening of stoma, ठीक है। just opposite कि when water leaves from the guard cell will become flaccid and led to the closing of stoma, ठीक है, सिंपल है। और बहुत सारे हाइपोथेसिस है बट फिलहाल आप लोग के लिए इतना काफी है। आप लोग एक बात और ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज गार्ड सेल, दिस इज स्टोमा। ये साइड के जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूं मैं, जो साइड्स के जो सेल्स हैं, these cells are subsidiary cells, ठीक है। इनको यानी कि सब्सिडियरी सेल्स को, गार्ड सेल को और इनको, इन तीनों को साथ में कहा जाता है स्टोमाटल एपैरेटस। क्या कहते हैं अपने लोग, इसको कहा जाता है स्टोमाटल एपैरेटस। कहीं जगह नहीं दिख रहा है मेरे को, यहाँ लिखता हूं मैं, साइड प्लीज, स्टोमाटल एपैरेटस, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर दे देगा, जैसे ये पर्टिकुलर डायग्राम एनसीईआरटी में तो एग्जाम्स में काफी दफा दिया भी है कि ये डायग्राम दिया, यू विल हैव टू लेबल इट, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीजें हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है तो क्लोरोप्लास्ट तो होना ही है, ठीक है। बाकी और कोई बात तो है नहीं इसमें। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया कि वाटर कैसे प्लांट्स तक पहुंचता है, पत्तों तक पहुंचता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। Now we'll head to the next topic, which is I probably think is the most important topic of this chapter, which is mechanism of photosynthesis। कि आखिर भैया ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के लिए चीजें चाहिए 4, CO2, H2O, वाटर, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। डन। इससे बनेगा क्या, इससे बन रहा था 3 चीज। क्या बन रहा था, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। अब ये प्रोसेसेस आखिर हुआ कैसे, कैसे ये 4 चीजें, ये 3 चीजें बनाई, कहाँ हुआ, ये तो अभी पढ़े हम लोग। कमेंट सेक्शन में डालोगे आप लोग कि कहाँ पे हम लोग ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि कहाँ पे हो रहा है वो तो मालूम, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स था वो कैसे पहुंच रहा है उसके पास, वाटर कैसे पहुंच गया लीव्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंच गया, सनलाइट कैसे पहुंच रहा है, कौन सा सनलाइट वाला यूज में आ रहा है,
फिर क्लोरोफिल कैसे है, तो ये सारा चीज हो गया। नाउ द मेन चीज कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का, तरीका क्या है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अपने लोगों को ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो फेज होता है। पहला फेज है लाइट फेज और दूसरा फेज है डार्क फेज। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे सोच लिए होंगे कि लाइट फेज का मतलब ऐसे दिन में हो रहा है, डार्क फेज का मतलब लाइट में हो रहा है, ऐसा है? द आंसर इज नो। लाइट फेज इज लाइट फेज बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट, एंड डार्क फेज इज डार्क फेज बिकॉज इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इट मीन्स व्हाट, लाइट की जरूरत नहीं होती है इस फेज को होने के लिए, इसलिए इसको लाइट फेज बोला जाता है। एक मिसनोमर काइंड ऑफ थिंग है। मिसनोमर किसको कहते हैं, कि वैसा चीज जो आप सोचो कि हाँ वैसा है बट एक्चुअली में वैसा है नहीं। जैसे ओजोन होल, ओजोन होल के बारे में लोगों को लगता है कि प्रॉपर ऐसे यहां से वहां तो छेद हो गया होगा, एक होल है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है उसके लिए एक टर्म दिया गया ओजोन होल, विच इज ऑल्सो अ मिसनोमर। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो डार्क फेज है ये भी एक मिसनोमर है। लाइट फेज जो है वो लाइट डिपेंडेंट फेज है, और डार्क फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यानी कि इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, दिन में हो तो भी ठीक, रात में हो तो भी ठीक। कब होता कब है, लाइट फेज खत्म हुआ, डार्क फेज तुरंत क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट फेज का जो रॉ मटेरियल्स है, इसी का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है डार्क फेज में। ठीक है, तो लाइट फेज हुआ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डार्क फेज स्टार्ट रहता है। ठीक है, अब समझो कि लाइट फेज क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बात, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ये भी उसी का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने लोग अभी पढ़ रहे थे, इसी को कहा जाता है थाइलाकोइड्स। ये पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्राना। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका लाइट फेज ग्राना में। ठीक है, डार्क फेज कहाँ होता है, उसके लिक्विड पार्ट में। लिक्विड पार्ट का नाम क्या था, स्ट्रोमा। तो कहाँ हो रहा है डार्क फेज, तो डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट फेज डार्क फेज कहाँ हो रहा है, लाइट फेज ग्राना में, डार्क फेज स्ट्रोमा में। ग्राना हो या स्ट्रोमा हो, दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो कोई पूछे फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। उसके उसके पर्टिकुलर स्टेप्स के बारे में पूछे कि हाँ ये स्टेप कहाँ हो रहा है, तो आपको ऐसे बताना है। ठीक, अब क्या होता है, उसके लिए आपको पहले प्रोडक्ट पे चलना होगा। प्रोडक्ट बनता क्या है, तो देखो यहाँ पे ये लास्ट जो स्टेप है, हम लोग उल्टे चलते हैं, पहले डार्क फेज को समझते हैं तब लाइट फेज, आसान होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो CO2 प्लस व्हाट, H2, इट कंबाइंस टू फॉर्म C6H12O6। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये जो लिखा है वो, जो कि इकलौता प्रोसेस है जो कि डार्क फेज में हो रहा है। ठीक है, अब यहीं से चीजों को समझना है आप लोगों को। CO2 कहां से मिल रहा है, तो सर CO2 तो एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। ठीक, गुड। H2 कहां से मिल रहा है, तो H2 तो सर हम लोग नहीं देखे हैं ऐसा कुछ कि H2 चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो H2 तो नहीं चाहिए। अब ये H2 कैसे आ रहा है, तो इसको समझना है। तो ये जो H2 आ रहा है, ये H2 आ रहा है इस वाले प्रोसेस से, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज व्हाट सर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कि H2O जो है इट विल स्प्लिट इनटू H2 एंड O2। वैसे तो आयनिक फॉर्म में होता है, बट फिलहाल आपके लिए यही सही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H2 और O2 में ये क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो ये जो H2 यहां बना, दिस पर्टिकुलर H2 विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी बात, ये दोनों तो सर एटमॉस्फेयर में भी है, अपने लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा ना, या कि एटमॉस्फेयर में CO2 भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये दोनों कंबाइन क्यों नहीं कर जा रहा है, तो ये बॉडी के अंदर भी है तो कंबाइन क्यों नहीं कर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसको कंबाइन करने के लिए एनर्जी का एक फॉर्म चाहिए होता है, जिस फॉर्म का नाम है ATP, और एक और फॉर्म है जिस फॉर्म का नाम है NADP। ये दो चीजें चाहिए, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने के लिए वी नीड ATP एंड NADP। ठीक,
सर CO2 तो मेरे पास था, H2 तो आप यहां से दे दिए, ATP और NADP कहां से आएगा? तो ATP और NADP आएगा यहां से, सोलर एनर्जी। हम पहले भी बता चुके हैं, फूड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के बारे में वो फेमस लाइन की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस अगर फूड बन रहा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से बना होगा। अब वो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है? तो वो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारा सोलर एनर्जी। तो सन में जो एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी, वो कन्वर्ट हुआ है केमिकल एनर्जी में, जिस केमिकल एनर्जी का नाम है ATP एंड NADPH। ठीक है, ये दोनों बना है इस वाले स्टेप में, और यहीं का जो ATP है, दिस ATP इज यूज्ड हियर, और यहां का जो NADPH है, दिस NADPH H हट करके NADP इज यूज्ड। ठीक है, क्लियर है? यही है अपना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर से समझो, देखो स्टेप नीचे से हम लोग इसलिए समझे ताकि चीजें आसान हो आपके लिए। ठीक है, लास्ट स्टेप ही मेन स्टेप है, CO2 का H2 के साथ जुड़ना और ग्लूकोज बनाना। इसके लिए CO2 एटमॉस्फेयर से मिल गया, H2 हमको चाहिए, इसके लिए यहाँ पे पानी को तोड़ना पड़ेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, वहां से हमको H2 मिल गया। सर इस ऑक्सीजन का क्या होगा? तो अपने लोग पढ़े हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन निकल के प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कि सर इन लोगों को जोड़ने के लिए एनर्जी का फॉर्म चाहिए, ATP एंड NADP। तो ATP एंड NADP के लिए अपने लोग को ATP और NADP बनाना पड़ेगा। कहां से बनेगा? उसके लिए हम लोग को सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा, किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। सर ये करता कौन है? तो ये करता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, ये जो कन्वर्जन करता है, ये कन्वर्जन करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। एक बार नहीं समझ में आए इसको वापस से देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। इसको एज इट इज बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे इस इक्वेशन को। अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको एज इट इज ऐसा ही नोट करना है। ठीक है, ये जो हम गंदा किए हैं ये नोट नहीं करना है, आपको जो लिखा हुआ था वो पहले वो नोट करना है, लास्ट में ये वाला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये पॉइंट डालना है, और फिर फाइनली यू विल हैव टू राइट दैट इक्वेशन। इक्वेशन याद है? अभी याद कर लेना है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें मेंशन्ड है। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का सीन क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग स्कूल्स वगैरह में ये कराया गया होगा। बाकी हम यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है। तो पहली चीज है ये कि सर क्या क्या चीजें चाहिए हम लोग को फोटोसिंथेसिस में। अभी हम लोग इतनी बार पढ़े सर, याद ही हो गया, क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। CO2 चाहिए सर, H2O चाहिए सर, क्लोरोफिल चाहिए सर, और क्या चाहिए सर? सनलाइट चाहिए। ठीक है, अपने लोग को यही प्रूफ करना है। ये चारों चीज जो आप बोल रहे हैं सर, आपकी बात पे हमको भरोसा है नहीं। ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताना होगा कि हाँ ये चारों चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब इन चारों चीजों की जरूरत को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को सब में यूज होगा। वो होगा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि पत्तों के अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है, इसको टेस्ट करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं इस बात को समझो। देखो, अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि स्टार्च है, तो सर स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि स्टार्च है, इट मीन्स हम ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज कौन से प्रोसेस से बनता है सर? तो अपने लोग पढ़े हैं, ग्लूकोज कौन से प्रोसेस से बनता है? तो ग्लूकोज जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि वहां पे स्टार्च बना है या स्टार्च है, इट इनडायरेक्टली शोज कि वहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है? फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, ये आप लाइन हमेशा ध्यान में रखेंगे। इफ देयर इज स्टार्च, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रखा है। ठीक है, तभी वो स्टार्च बन सकता है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही है। इस एक्सपेरिमेंट पे ये सारा एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है। यहाँ पे सब चीजें तो हैं चार, CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्च को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद तो सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट्स बचा, यानी कि चौथी चीज जिसके बारे में नहीं पढ़ना है वो कौन है? तो आप देखो,
एक एक्सपेरिमेंट है सनलाइट का, दूसरा एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल का, तीसरा एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। जो चीज छूट रहा है वो चीज है वाटर। क्यों छूट रहा है इसको समझो। देखो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो काम हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि जिसका भी इंपॉर्टेंस प्रूफ करना होगा कि हाँ भाई वो चीज फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या फिर नहीं है, हम लोग उस चीज को वहां से हटा दे रहे हैं। जैसे अगर सनलाइट का प्रूफ करना है तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे सनलाइट हम दे ही नहीं रहे हैं, सनलाइट नहीं दे रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस होता तो सनलाइट जरूरी नहीं है, अगर नहीं हो रहा है सनलाइट के नहीं देने की वजह से, इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस जरूरी है। ठीक है, अब अगर यही काम हम करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में वाटर है और वाटर को प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस में यूज होगा कि नहीं होगा। अब चले लीफ से पानी निकालना है, व्हाट विल हैपन, लीफ से अगर पानी निकलेगा तो वाटर निकलने के बाद लीफ जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और अल्टीमेटली लीफ का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मतलब मान लेते हैं इस चीज को कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस में इसकी जरूरत है। ऑल्दो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो इस बात को प्रूफ करता है कि जो ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है फोटोसिंथेसिस में, वो H2O से आता है, यानी कि वाटर से आता है, और H2 भी जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल से ही आता है। इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी ये और ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, बट सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का एक्सपेरिमेंट। पत्तों में स्टार्च है या नहीं है, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। देखो अपने लोग को क्या करना है, अपने लोगों को एक बीकर लेना है, ठीक है, उस बीकर में एक हेल्दी पॉटेड प्लांट से एक लीफ को तोड़ लो, उस लीफ को तोड़ करके उस वाले बीकर में क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, जैसे ही आप उस लीफ को उस बीकर में ऐड करोगे, व्हाट विल हैपन कि वो जो लीफ है वो उस बीकर में गया, वहां पे बॉइलिंग वाटर है, वो लीफ जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहीं डालना है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में डालना है उसको, ल्यूक वार्म वाटर। तो आप उसको डालो, वहां पे वो पत्ता जो है वो थोड़ी धीरे सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद आप उस पत्ते को निकालो, और निकाल करके ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में उस पत्ते को डाला गया है। ठीक है, और उस पत्ते के अंदर अल्कोहल है, मतलब उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, C2H5OH। अपने बिहार में तो ये बंद है, मतलब ऐसे ऑफिशियली बंद है। ठीक है, तो C2H5OH ये अल्कोहल में इस कंटेनर को, सॉरी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल डालना है। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो ये लीफ हम लोग बॉइल वाटर में डाल के निकाले थे, वहां से वो लीफ उसके अंदर डाल देना, और फिर इस वाले टेस्ट ट्यूब को आप एक कंटेनर में डालो जिस कंटेनर में पानी हो। ठीक है, क्या होगा कि ये जो नीचे इसको गर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से वाटर गर्म होगा, और इस वाटर के गर्म होने की वजह से इथेनॉल गर्म होगा, और इथेनॉल के गर्म होने की वजह से वो जो लीफ है वो लीफ और ज्यादा सॉफ्टन होगा, और ज्यादा उसमें से क्लोरोफिल वगैरह बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो डी कलराइज्ड लीफ है, आप इस डी कलराइज्ड लीफ को वाटर से वॉश कर दो। ठीक है, अब वॉश करने के बाद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, प्लेट साइज, इसको पेट्री डिश कहा जाता है, तो आप प्लेट, इस पेट्री डिश में इस लीफ को यहां से निकालो धोने के बाद, और उसके ऊपर डालो आयोडीन सॉल्यूशन। ये सदियों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन के ऊपर स्टार्च डाला जाता है, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, स्टार्च कहीं पे है और वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, चेंज होता है कलर में ब्लू या ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, मीन्स व्हाट, कि लीफ जैसा था वैसा ही रह गया है, इट मीन्स कि वहां पे स्टार्च जो है वो नहीं है। और अगर लीफ टर्न कर गया है ब्लू ब्लैक, इट मीन्स वहां पे स्टार्च है। ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें स्टेप्स को अपने लोग कम भी कर सकते हैं, बट ठीक है। आपको क्या करना है, एक लीफ लो, लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालो, बॉइलिंग वाटर में डाल करके इस टेस्ट ट्यूब में डालो उस लीफ को जिसके अंदर इथेनॉल हो, ये बात ध्यान रखना है। फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक बड़े कंटेनर में डालना है और उस कंटेनर को बॉईल कर देना है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है वैसे, कि इसको डायरेक्टली इथेनॉल को क्यों नहीं बॉईल कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है कि अगर इथेनॉल को डायरेक्टली हीट कर दिया जाता तो क्या प्रॉब्लम होता, क्यों बीच में एक मीडियम रखा गया कि इस
उसको गर्म पहले वाटर को किया गया और वाटर के गर्म होने की वजह से इथेनॉल गर्म हो रहा है और तब जाकर के वो लीफ वॉश हो रहा है। ठीक है, फिर वो लीफ यहाँ निकाल करके उसको साफ कीजिए, फिर इस पेट्री डिश में डालिए, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालिए और उसके बाद आप देखोगे तो कलर में चेंज होगा। अगर ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब स्टार्च है, नहीं है तो स्टार्च नहीं है। ये वही चीजें लिखी हुई है, आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस लिखते वक्त ध्यान रखना है कि आपको टीचर नहीं बनना है या आपको एक्सपेरिमेंट कराने वाला नहीं बनना। आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको चीजें इस तरीके से लिखना है कि वी हैव या आई हैव टेकन अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, देन आई प्लग द लीफ एंड पुट इट इनटू अ कंटेनर ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ना कि ये लिखना है कि टेक अ लीफ देन पुट इट इनटू कंटेनर, ऐसे नहीं। आई हैव टेकन मतलब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया और फिर फाइनली मुझे ये पाया। ठीक है, आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट लिखना है, नॉट ओनली इन बायोलॉजी बट जहां भी आप एक्सपेरिमेंट लिखो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट लिखो कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और करा तो मेरे को ये रिजल्ट मिला। ठीक है, चलो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट वी हैव इज सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीन एक्सपेरिमेंट्स है। सनलाइट वाले एक्सपेरिमेंट में अपने लोग को क्या करना है, चीजें मोर और लेस सेम ही है। आपको क्या करना है, ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसमें आई गेस चीजें इट्स नॉट कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, इसमें थोड़ा एरर है, मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है। आपको करना है एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, ऊपर ऑल्दो सही लिखा होगा, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। उस हेल्दी पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में क्यों रखना है ऐसे, तो जब भी किसी प्लांट को डार्क रूम में रखा जाता है तो प्लांट्स कब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जब वो लाइट में होगा। इट मींस क्या कि जैसे ही हमने उसको डार्क रूम में डाला वैसे ही वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो उस प्लांट को है। देन वो जो स्टोर्ड एनर्जी होगा विच इज द स्टार्च, वो प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन में वो प्लांट जो है वो डी स्टार्च हो जाएगा। मेन पर्पस यही है to put that plant in dark room. The main purpose behind this is to de-starch that plant, ताकि हम लोग नए तरीके से स्टार्च बनाएं। मान लो कि हम लोग डायरेक्ट पत्ते को तोड़ देंगे और तोड़ कर डायरेक्ट कंटेनर में डालेंगे तो पूरे पत्ते में मिलेगा, ऐसा तो करना नहीं। ऐसा करना है कि पूरे प्लांट का पहले डी स्टार्च कर देना, उसके बाद फिर चेक करना है कि हाँ इस जगह पे बना कि नहीं बना। ठीक, क्या करना है कि वी हैव टेकन अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, देन वी पुट द प्लांट इन डार्क रूम फॉर अबाउट 3 to 4 days। वहां से उसको निकाला, निकालते वक्त आपको क्या करना है कि एक लीफ सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि एकदम सबसे अच्छे कंडीशन में है, उस लीफ को सेलेक्ट करो और ये काम करो। उसके साथ क्या काम करना है, उस लीफ को एक ब्लैक टेप से या एल्यूमिनियम फॉइल से आप कवर कर दो। सिर्फ क्यों किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उस हिस्से में सनलाइट ना मिले। ठीक है, अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जिस भी चीज का इंपॉर्टेंस पता करना हो तो अपने लोग क्या करते हैं, उस चीज को गायब कर देते हैं। अगर उसके गायब होने पे मेरे को फर्क पड़ रहा है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और दैट पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी चीज वो जरूरी है। इस पे एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। देखो, आप लोगों ने, सब लोगों ने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। इलॉन मस्क इज अ वेरी ब्रिलियंट मैन। उसने क्या करा, एक बार उनके यहाँ उनकी जो पीए थी, पर्सनल असिस्टेंट, शी केम एंड टोल्ड कि हाँ इलॉन, मेरा जो सैलरी है उसको रेज करो बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मल आदमी होता तो वहाँ पे बोलता या तो कि नहीं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, आई विल हायर अनदर पर्सन, या फिर जो है सैलरी बढ़ाया जाता नेगोशिएट करके। बट व्हाट ही डिड वाज एक्सेप्शनल। क्या किया उन्होंने बोला कि ये लो, आप ऐसा करो कि आप 10 दिन 15 दिन के वैकेशन पे जाओ मस्त, आप घूम कर के आओ, उसके बाद आपकी सैलरी जो है फिर डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, वो लेडी वो गई मस्त अपना घूमने गई। यहाँ पे इलॉन मस्क जो है अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जब 10-15 दिन बाद वो लेडी आई अपना वैकेशन कंप्लीट करके विथ फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस कि अब तो भाई मेरा सैलरी बढ़ेगा, वैकेशन भी कर लिए, चलो अच्छी बात है। व्हाट हैपेंड कि शी वाज फायर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ ऐसा कि उसको फायर कर दिया गया, क्या
दूसरे बंदे को हायर कर लिया गया, क्या हुआ? तो इलॉन मस्क का स्टेटमेंट क्या है? इलॉन मस्क ने बोला कि जब वो यहाँ से गई, यानी कि जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, जब वो गई यहाँ से, तो मुझको उसके जाने के कारण हमको कोई, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं दिखा। मीन्स व्हाट? कि अगर वो थी तो जो काम कर रही थी वो नहीं भी है तो भी वो काम हो रहा है। इट मीन्स व्हाट? सी इज अ फुटाइल पर्सन, उसकी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम फायरिंग यू। ठीक है? तो जब कभी भी किसी इंसान की या फिर किसी चीज की इंपॉर्टेंस अपने लोग को पता करना होता है, तो वी विल हैव टू एलिमिनेट इट फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर मंथ्स, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि हाँ वो जरूरी था या फिर थी या फिर नहीं है। ठीक है? तभी जाकर के हमको पता लगेगा। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को इतना ज्यादा तवज्जो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस टेस्ट करने का तरीका यही होता है कि वंस यू एलिमिनेट दैट पर्सन, उसके जाने के बाद आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, दैट ऑल थिंग लाइज इन दैट ग्रुप। तो आपको यही करना है कि सनलाइट को अगर प्रूफ करना है तो हमको सनलाइट को हटाना पड़ेगा। व्हाट वी हैव ऑप्शन? ऑप्शन इज जस्ट टू पुट अ ब्लैक टेप और एल्यूमिनियम फॉइल ऑन द हाफ ऑफ द लीफ। ठीक है? आधे हिस्से में डालो, ये पार्ट एक्सपोज रहेगा, ये पार्ट एक्सपोज रहेगा। फिर उस प्लांट को उठाओ और धूप में रखो। क्या किया वापस से समझो। हम लोगों ने एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लिया, उसको डार्क रूम में रखा। ठीक? डिस्चार्ज हो गया 3-4 दिन में, वहां से निकाले, एक पत्ते को सेलेक्ट किया, उसको ब्लैक टेप से डाले, उसको धूप में डाल दिया, धूप में रखा 3-4-5-6 घंटे के लिए, मस्त वो फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद क्या करना है? उस पत्ते को तोड़ना है और वही जो पीछे हम लोग काम किए वो सारा काम करना है। उसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद इथेनॉल में डालना है, इथेनॉल में डालने के बाद फिर उसको साफ करके पेट्री डिश पे डालना है। जब आप उसको पेट्री डिश पे डालोगे, व्हाट यू विल फाइंड कि जो हिस्सा ऐसे, ये हम जो हिस्सा ऐसे कवर्ड था, उस हिस्से में कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज। और जो हिस्सा अनकवर्ड था वो हिस्सा ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी मैं आपको बताया कि अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई चीज ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स क्या? कि वहां पे स्टार्च है, स्टार्च है मीन्स क्या? ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज बना होगा मीन्स व्हाट? फोटोसिंथेसिस हुआ। इट मीन्स क्या? सिंपली जो हिस्सा नॉन कलर्ड है, यानी कि दिस वन, जिसमें कोई चेंज नहीं आया, वहां पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, स्टार्च नहीं है, ग्लूकोज नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहाँ पे ब्लू ब्लैक है, स्टार्च है, स्टार्च है मतलब ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज बना होगा मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। इट मीन्स क्या? कि सिर्फ एक चीज नहीं दिए थे इस जगह को, इस जगह को सिर्फ एक चीज नहीं दिया गया था, बाकी सारी चीजें उसके पास थी। वो चीज था सनलाइट। और अगर सनलाइट नहीं दिए और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इट मीन्स व्हाट? सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है? क्लियर है? चलो अगले एक्सपेरिमेंट पे मूव करते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। क्लोरोफिल में अपने लोगों को जिस तरह का लीफ चाहिए, जिस तरह का प्लांट चाहिए, वो प्लांट है, वेट अ मिनट, तो जिस तरह का लीफ, जिस तरह का हम लोग को प्लांट चाहिए, उस तरीके के लीफ को कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ। और ये क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है वैसा लीफ जिसमें ग्रीन के अलावा, या फिर मल्टी कलर लीफ को आप लोग समझो कैसा? वेरीगेटेड लीफ, उसमें ग्रीन भी होना चाहिए, ग्रीन के अलावा भी कुछ पार्ट होना चाहिए। ठीक है? कौन से प्लांट होता है सर ऐसा? तो आप ऐसा प्लांट, एक क्रोटोन याद रखना है आपको, एक सीलस नाम का एक प्लांट होता है वो याद रखना है। फिर एक प्लांट होता है उसको कहते हैं ट्रेडेस्कैंशिया, एक कॉमन प्लांट है उसको कहते हैं मिंट, आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है? तो ये 3-4 ऐसे प्लांट हैं जिनके पत्तों में एक से ज्यादा कलर होता है। दीज प्लांट्स आर वेरीगेटेड प्लांट एंड देयर लीव्स आर वेरीगेटेड। ठीक है? तो अपने लोगों को ऐसा ही वेरीगेटेड प्लांट लेना है। अप्रोच सेम रहेगा। इस वाले प्लांट को उठाएंगे, डार्क रूम में रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे, निकालेंगे, 3-4-5 दिन रख देंगे, उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद अपने लोग क्या करेंगे? जैसे देखो ये हिस्सा अपना ग्रीन है, तो ग्रीन हिस्से को ऐसे परमानेंट मार्कर से ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है? ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है? एक एक पेज पे इस लोकेशन को भी ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से इसको ऐसे सर्कल कर लिया गया बोल्ड मार्कर से। ठीक? उसके बाद सारा एक्सपेरिमेंट करने दिया भैया,
कहाँ क्या करने दिया गया, उसको धूप में डाला गया, 3 4 5 6 घंटे के लिए धूप में रहा, फिर वहां से उस लीफ को हमने तोड़ा, वही सेम चीज क्या एक कंटेनर में डाला, जिस कंटेनर में बॉइलिंग वाटर है वहां से साफ हुआ, फिर उसको इथेनॉल में डाला, जिसके अंदर जिस जो वाला टेस्ट ट्यूब जो है एक बड़े बीकर में है वो गर्म हो रहा है, उसके पानी गर्म होने की वजह से इथेनॉल गर्म हो रहा है, उसकी वजह से लीफ साफ हो रहा है। फिर उस लीफ को अपने लोगों ने उठाया, वहां से डाला किसमें, साफ किया पानी से, फिर पेट्री डिश पर डाला। जब पेट्री डिश पर डालेंगे और डाल करके जब रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा। ऐसा क्या आएगा, जिस हिस्से को हमने बोल्ड मार्कर से सर्कल किया था वो हिस्सा ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है, और जो हिस्सा नहीं कन्वर्ट किया था, मींस नहीं हम लोगों ने ब्लू ब्लैक से नहीं वो बोल्ड मार्कर से कवर किया था, वो हिस्सा वैसे ही ओपन है। क्यों किया था हम लोगों ने, जो हिस्सा ग्रीन था उसको हम लोगों ने इन सर्कल करा और जो नहीं था उसको नहीं किया। तो ग्रीन था तो ब्लू ब्लैक हुआ, ग्रीन नहीं था तो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इट मीन्स क्या, ब्लू ब्लैक हुआ तो इनडायरेक्टली मतलब आप समझ जाइए, ब्लू ब्लैक हुआ मतलब स्टार्च है, स्टार्च है मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। इट मीन्स क्या, इस हिस्से में फोटोसिंथेसिस हुआ और इस हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, द ओनली डिफरेंस लाइज इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल है और यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंट है आपका क्लोरोफिल का। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, चीजें तो वही लिखा हुआ है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड द फाइनल एक्सपेरिमेंट फॉर टुडे क्लास इज कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं है। दो तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, या तो हम लोग दो अलग अलग प्लांट लेते हैं और या तो एक ही प्लांट लेते हैं। ठीक है, एक प्लांट वाला यहाँ हम समझाते हैं। देखो, इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या करना है इसमें, पहले तो सिर्फ चीजें सेम ही रहेगी। एक प्लांट लेना है आपको, उसको कहाँ रख दो, डार्क रूम में। ठीक, फिर वहां से उसको निकालो और निकालने के बाद ऐसा सेटअप क्रिएट करना है। क्या है इस सेटअप में, आपको एक लीफ सेलेक्ट करना है और उस लीफ के आधे हिस्से को, एकदम हाफ ऑफ द हिस्से को इस कंटेनर के अंदर, और आधा हिस्सा ऐसे बाहर की तरफ एक्सपोज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आधा हिस्सा जो है वो लीफ का, आधा हिस्सा अंदर और हाफ ऑफ द हिस्सा जो होगा एक्सपोज होगा। ठीक, इस वाले कंटेनर में हम लोग को डालना है KOH। क्या डालना है, KOH, या फिर आप NaOH भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेगा सर ये KOH NaOH, क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा इस कंटेनर के अंदर, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड को KOH और NaOH अब्सॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स क्या, कि इस लीफ का वो हिस्सा जो इस कंटेनर के अंदर है वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और इस लीफ का वो हिस्सा जो इस कंटेनर के बाहर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। यही तो करना था अपने लोगों को। अपने लोगों को किसी भी तरीके से विल हैव टू समहाउ मैनेज अ सिचुएशन वेयर कि लीफ को आधा हिस्सा मिले कार्बन डाइऑक्साइड के बिना और आधा हिस्सा मिले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यहाँ सब चीज मिलेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट ये कंटेनर है, सनलाइट भी मिलेगा, वाटर तो है ही इसके पास, क्लोरोफिल है ही इसके पास, सारा चीज है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सारी चीजें सेम। इसको धूप में रखो, 3 4 5 6 घंटे आराम से धूप में फोटोसिंथेसिस करेगा। आप इस लीफ को तोड़ो, आप लीफ को तोड़ने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि जो हिस्सा अंदर था कंटेनर के अंदर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, जो हिस्सा अंदर नहीं था उसमें चेंज आया। चेंज क्या आया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। क्या पढ़े अपने लोग, वी आर द टैलेंटेड पीपल। ब्लू ब्लैक हो गया मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मतलब क्या बना होगा, ग्लूकोज बना होगा। ग्लूकोज बना होगा मतलब क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। इट मीन्स क्या, here in this place which is exposed and having the presence of carbon dioxide, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और अगर है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, विच इंश्योर कि हाँ भैया कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो अपने लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही एक्सपेरिमेंट है। अगेन, अगर आपको कहीं भी कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे कि आप जो है कमेंट सेक्शन में वो डालोगे वो प्रॉब्लम को, एंड आई विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। या तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई करके कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये वीडियो उसके लिए, और या तो आई विल
ट्राई टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन टू। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। क्या पढ़ा एक बार रिकैप करते हैं, फिर इस चीजों को खत्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कितने फेज में होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको एकदम याद रखना है, आपको ये सब चीजें भूलनी नहीं है, इक्वेशन से काफी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, फिर प्लांट्स को वो जो 4 चीजें थी, उन चारों चीजों में से 2 चीजें कैसी मिल रही है, रॉ मटेरियल्स कैसे मिल रहा है, वाटर कैसे मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल रहा है थ्रू डिफ्यूजन स्टोमाटा के हेल्प से, और पानी ऐसे पहुंच रहा है। क्या क्या था, इंडोस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, पानी पहुंच गया ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये थोड़ा यूनिक सा चीज है कि 400 to 700 nm ऑफ लाइट ही सिर्फ प्लांट यूज करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लाइट दे दोगे तो उससे सनलाइट हो जाएगा, ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। सिर्फ यही वेवलेंथ ऑफ लाइट से काम होगा अपना। लाइट फेज, डार्क फेज क्या होता है वो हम यहाँ बताए। लाइट फेज में 2 चीजें होती है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे जो H2 निकलता है वो यहाँ यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में और ग्लूकोज बनाने में, और यहाँ पे जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है ये यूज होगा यहाँ पे इसी रिएक्शन को कन्वर्ट कराने में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, एक्सपेरिमेंट्स। 4 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्च का, दूसरा एक्सपेरिमेंट सनलाइट का। तो स्टार्च वाला यही एक्सपेरिमेंट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट, बाकी थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस याद रखो और ये एक्सपेरिमेंट याद रखो, बाकी लिखने की जरूरत, मतलब बाकी याद करने की आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट जब भी लिखोगे तो वही जैसा मैंने बताया, आई हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट, इट मींस क्या, आई हैव टेकन अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड पुट इन अ डार्क रूम, इस तरीके से लिखना है। हम यहाँ पे लिखे हैं टेक 2 हेल्दी प्लांट या प्लग अ लीफ, आपको ऐसे लिखना है, वी हैव टेकन अ हेल्दी प्लांट देन वी हैव प्लग द लीफ, इस तरीके से हम लोग को आंसर करना है। यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में सारी चीजें हम लोग बच्चों को ऐसे चेक करते हैं, आंसर जब बच्चे लोग लिखते हैं तो वहां पे जनरली वो लोग टीचर बने रहते हैं कि टेक अ हेल्दी प्लांट दिस दैट्स व्हाई आई एम इंडिकेटिंग यू ऑल। आप जब भी लिखोगे, वेदर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और योर स्कूल एग्जामिनेशन और एनीवेयर, इफ यू आर राइटिंग द एक्सपेरिमेंट, तो आपने वो एक्सपेरिमेंट करा है, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग इट। ठीक है, यही है। ये रहा सनलाइट का एक्सपेरिमेंट। सनलाइट के एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज है, आपको एक ब्लैक टेप से आधे लीफ को कवर कर देना है। क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज है, आपको वैसा प्लांट लेना है जिसके लीफ में एक से ज्यादा कलर हो। कौन सा प्लांट है वो, क्रोटोन, सीलस, ट्रेडेस्केंशिया या फिर क्या, मिंट, इसमें से कोई भी आप प्लांट उठा लो, ये सब में वैसा आपको कलर मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको करना है क्या, एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर KOH डाल देना, आधा हिस्सा लीफ का उस कंटेनर के अंदर, आधा हिस्सा उस लीफ का कंटेनर के बाद। ठीक है, बाहर। यही है बाबू आज का क्लासेस। अगर आपको अभी बता रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड वन ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, सो डैट ये जो कंटेंट है जो मैं बना रहा हूं उससे हमको ऐसे खुशी मिलेगी। नहीं, बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा इंतुजियाज्म के साथ, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, सो एंड सो डैट कि आपका जो एंड रिजल्ट हो वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।